Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, बेओ-सवार लॉ और एम्पियर्स सर्किटल लॉ। उसके आगे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हमने ये भी कहा था बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग थिंग है और ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज करते रहते हैं। तो उसके लिए हमने 3 लॉ बताए थे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। आज हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे पहले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशंस स्टार्ट करेंगे। वो डेरिवेशंस बेओ-सवार लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड होंगे। सो देखते हैं पहला डेरिवेशन किस पे बेस करता है। पहले हम न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है। किसी वायर में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, जो भी पॉइंट P और Q मार्क करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। सो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको बताना है। सो 3 लॉ हमने बताया था, आप तीनों लॉ से इसको कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हम किसी एक लॉ से करेंगे, कुछ दूसरे लॉ से करेंगे। जैसे यहां पे हम देखें पॉइंट P पे क्या होगा फील्ड का डायरेक्शन, तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में देखें तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट अगर हम देखें पॉइंट P के रेस्पेक्ट में तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से नहीं, कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। करंट का डायरेक्शन यहां से हम स्टार्ट करें, यहां से ऐसे जा रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस यानी इनवर्स होगा। पॉइंट Q पे देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉइंट Q के रेस्पेक्ट में करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट होगा। आप राइट हैंड रूल से निकालना चाहे तो जो हमारा थंब है वो हो गया करंट का डायरेक्शन और फिंगर्स पॉइंट P के तरफ देखें तो थंब के तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इनवर्स होगा। यहां पे देखें तो करंट ऊपर की ओर है और Q टुवर्ड्स राइट, हमने फिंगर्स को पॉइंट Q की तरफ कर लिया तो पाम के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में होगा, यानी यहां डॉट फील्ड आउटवर्ड्स होगा। So this is the direction of magnetic field. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कुलर लूप है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन बताना अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में ही बताया बेटा, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्स क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरीके से हो गया। आप पाम रूल से देखना चाहे, राइट हैंड पाम रूल से, तो यहां से भी आपको दिखेगा। जैसे देखो यहां पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और सेंटर ऊपर की ओर होता है, ऐसे किया तो इनवर्स हो गया। यहां पे करंट कैसे है, इधर टेंजेंशियली इधर जा रहा है, यहां पे देखें तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिंगर हम टुवर्ड्स सेंटर करें तो किधर आया, इनवर्स। यहां पे देखें इनवर्स, यानी कहीं पे भी देखेंगे वो इनवर्स आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं या स्क्वायर लूप ले लेते हैं और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। हमको बताना कि इस स्क्वायर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा।
तो करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड क्या होगा भाई, आउटवर्ड्स होगा, यानी ये डॉट फील्ड होगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप हैंड से देखना चाहे तो ये देखो पॉइंट ऊपर है और करंट इधर जा रहा है इस ब्रांच की वजह से, तो फील्ड आउटवर्ड होगा। यहां से देखे तो फील्ड आउटवर्ड होगा। भाई ये थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, ये फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट कर दिया तो बाहर की ओर आ गए। यहां से भी देखे तो वही होगा, और यहां से देखे तो अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर लेंगे तो करंट ऊपर चला गया, करंट नीचे की ओर है तो ऐसे करें, ये बाहर की ओर आ गए, तो फील्ड क्या होगा, डॉट होगा, यानी आउटवर्ड होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये। और जो करंट है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है, यानी करंट इस तरीके से डॉट हम दिखा रहे हैं। ये डॉट हमने जो दिखाया बेटा करंट का डायरेक्शन, आई का डायरेक्शन दिखाया, यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे करंट, यानी इस केस में करंट किधर जा रहा है, यहां पेन से हम दिखाना चाहे तो ये करंट बाहर की ओर निकल रहा है। करंट कैसे निकल रहा, बाहर की ओर निकल रहा है। हमको फाइंड आउट करना मैग्नेटिक फील्ड एट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q, R और S। इस 4 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखो यहां पे करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से करना मुश्किल हो जाएगा बेटा, तो यहां पे हम अपने हाथ का यूज कर लेते हैं। तो देखो यहां पे थंब को करंट के डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना फिंगर को उधर करेंगे तो P पे निकालना है। करंट ऐसे है बाहर की ओर, तो थंब बाहर की ओर किया और पॉइंट इधर आ गया, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर पाम के ऊपर ड्रॉ करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। पॉइंट Q पे है तो करंट का डायरेक्शन जो थंब उस डायरेक्शन में कर लिया और फिंगर्स को टुवर्ड्स Q कर दिया, तो जो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर है वो इधर जा रहा है बेटा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इससे हो जाएगा बी। आर पे देखें तो ये करंट का डायरेक्शन बाहर की ओर, थंब को हमने कर दिया और फिंगर्स को आर की तरफ कर दिया। अब पाम के ऊपर परपेंडिकुलर देखे तो ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, यानी माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एस पे देखें तो पहले हम अपने थंब को कर ले करंट के डायरेक्शन में, अब फिंगर को किधर करेंगे भाई, पॉइंट एस के तरफ, तो ऐसे कर लिया तो पाम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इधर आ रहा है, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, ऐसा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पढ़ाएंगे वहां पे इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फॉर्म होगी और इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बार मैग्नेट का क्लास 10th में ड्रॉ किया होगा, तो ये वही चीज है। तो जहां पे ये डेरिवेशन आएगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम तो यहाँ पे केवल पॉइंट P, Q, R, S पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। जैसा हमने पहले भी बताया बेटा, हमने 3 लॉ बताया है, कुछ एक क्वेश्चंस में कोई लॉ ज्यादा आसान होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट P पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब पॉइंट P के रेस्पेक्ट में करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है वो सोचना मुश्किल है क्योंकि ये 3D फिगर है।
हाँ, लेकिन राइट हैंड पाम रूल लगा है तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 केवल 2 क्वेश्चन और कराएंगे बेटा, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा इस वाले से जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं। फिगर वही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और करंट इनवर्ड एलोंग जेड एक्सिस, एलोंग माइनस जेड एक्सिस फ्लो कर रहा है। क्रॉस दिखाने का मतलब क्या हो बेटा कि करंट किधर है भाई, एलोंग माइनस जेड एक्सिस है, इनवर्ड करंट ऐसे जा रहा है एलोंग माइनस जेड एक्सिस। हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट -3,4, ऐसे ले लिया। किस कोऑर्डिनेट पे, एट पॉइंट P। ये पॉइंट P हमारा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है -3,4। तो यानी यहां से यहां ये -3 हो गया और यहां से यहां 4 हो गया। यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड अगर हम केवल लिखे तो ये 3 यूनिट है, और ये यहां से यहां 4 यूनिट है। इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने ये पॉइंट प्लॉट किया। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये हमको निकालना है। अब करेंगे कैसे, तो हम क्या करें, थंब को करंट के डायरेक्शन में कर ले, तो करंट इनवर्ड है तो ऐसे हो गया, करंट इनवर्ड है तो ये ऐसे हो गया ना। अब अपने फिंगर्स को P के अलोंग ले जाए, तो यहां पे थंब रख के और P के अलोंग ले जाएंगे, यानी ऐसे होगा ये लाइन। इसी लाइन के अलोंग 4 फिंगर्स को रखेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पाम के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 90 डिग्री। बात समझ गए हमारी। करंट क्या, इनवर्ड, तो हम थंब को इनवर्ड ले गए। अब ये 4 फिंगर्स को किसके अलोंग रखेंगे, पॉइंट P के अलोंग, तो यहां से पॉइंट P के अलोंग, यानी हमको ऐसे रखना होगा। अब थंब पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये ऐसे जाएगा, तो यहां पे इसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, इस लाइन को, फील्ड का जो डायरेक्शन बेटा, इस लाइन को हम पीछे बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दिया। देखो ये 4,3 है, यानी इस एंगल को हम थीटा मान लें, तो tan थीटा इक्वल टू क्या भाई, 4/3, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 53 डिग्री। ये एंगल 53 डिग्री है। तो अब इसको हम यहां से मिटा देते बेटा थीटा को, और यहां लिख दे रहे 53, और ये 90 डिग्री है, यानी अंदर वाला भी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, यानी ये कितना होगा, 37 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री पे होगा एट पॉइंट -3,4। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट पे हम क्वेश्चंस ये फ्रेम कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल दिया। कल हमने ये भी कहा था बेटा कि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होगा, उसको आप सोच नहीं सकते हैं। वहां पे एल डी एल क्रॉस आर से ही हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या कहा था हमने, डी एल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि बेयो सवार लॉ को देखें हम तो मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू μ0/4 इंटू आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। तो dl क्रॉस r का जो डायरेक्शन होगा वही dB का डायरेक्शन होगा। सो उस पे एक क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसको आप करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से सोचना, सॉल्व नहीं होगा आपसे।
आप ये राइट हैंड पाम रूल लगा लेना, इससे भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन क्या है? करंट फ्लोइंग at a point is along I cap plus j cap minus k cap. Find direction of magnetic field at point P as shown in figure. और ये फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे बेटा, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है, लैंग्वेज छोटा हो जाता है, तो लैंग्वेज बड़ा ना हो, इसलिए हम ये मार्क कर रहे हैं। यहां पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये हमारा डीएल का डायरेक्शन है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वही क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन होगा। ये हमारा पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमको बताना है, और ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर आर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। करंट का ये डायरेक्शन दिया हुआ है, और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू डीएल ये दिया हुआ। हमको अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो अब भाई आप राइट हैंड पाम रूल लगा लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा लो, सब फेल कर जाएगा। केवल एक ही तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन वही होगा जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा। अब यहां पे बेटा जो डीएल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन होगा तो इसी डायरेक्शन में, तो इसका यूनिट वेक्टर हम लिख लेते हैं। भाई हम क्या करें, डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा, यानी यूनिट वेक्टर डीएल और यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में होगा। हमने क्या किया, डीएल और आर का यूनिट वेक्टर ले लिया, मैग्नीट्यूड हमने 1 कर दिया, तो डीएल यूनिट वेक्टर जो होगा वो इसी के डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाना तो इसी के मैग्नीट्यूड से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये हम डीबी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बता रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा, क्रॉस। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये यूनिट वेक्टर आर ले ले, तो ये हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, और इसका यूनिट वेक्टर बनाना बेटा तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये 13 आएगा। यहां पे हम वेक्टर डीबी जो होगा बेटा वो इसके पैरेलल होगा, तो ये रिजल्ट यूनिट वेक्टर आए ऐसा आना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे ही कर दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज along, इस वेक्टर के along होगा। अब
इसको हम फाइंड आउट कर ले तो ये तो आ गया 13√3। अब इसको हम फाइंड आउट कर बेटा, तो ये है, इस वेक्टर को हम निकालें तो ये आ गया आई कैप जे कैप के कैप और वो हो गया डीएल क्रॉस आर, तो ये 1 1 -1 और वो हो गया 3 -4 12। तो इज इक्वल टू ये कितना आएगा, आई कैप का अगर हम देखें तो 12 -4, ये +4 आ जाएगा तो 4, यानी कितना हो गया 8 आई कैप, 8 आई कैप। फिर माइनस जे कैप का देखें कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 12 देन माइनस ये -3 हो गया बेटा, तो 15 जे कैप। देन के कैप का कोएफिशिएंट देखें तो -4 देन माइनस ये 3 हो गया, ये आ गया -7 के कैप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वेक्टर के अलोंग होगा। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो बेटा तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अदरवाइज ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के ये अलोंग होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आपको यूनिट वेक्टर बनाना है या एग्जाम में कैसे आंसर दिया वो डिपेंड करता है। अदरवाइज हम ये कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले ले, C 8 आई कैप -15 जे कैप -7 के कैप, जहां पे C कोई भी रियल नंबर है, C क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग रियल पॉजिटिव नंबर बेटा, निगेटिव कर दोगे तब तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर है यानी C इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंफिनिटी, कोई भी रियल पॉजिटिव वैल्यू ले लो, उसी वेक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और ये काफी टफ प्रॉब्लम है बेटा, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जैसा हमने पहले कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है तो शुरू के जो 4 क्वेश्चंस कराए वैसे इजी क्वेश्चंस मेडिकल में तो आ सकते बेटा, वो इंजीनियरिंग में कभी नहीं आएंगे। इंजीनियरिंग में जब आएंगे तो इसी टाइप के प्रॉब्लम आएंगे। जो अभी एक हमने बताया जो 37 वाला एंगल था वो आ सकता है, या अभी ये वाला हमने क्वेश्चन किया वो आ सकता है, या फिर एक और क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं और ये टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं जिसको आप आसानी से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे डीएल वेक्टर का डायरेक्शन दे रहे हैं और यहाँ पे वेक्टर आर का डायरेक्शन दे रहे हैं, इस दोनों का मीनिंग आप समझ रहे हैं। यहाँ पे हम को मैग्नेटिक फील्ड डीबी का डायरेक्शन बता रहा है। तो जैसे अभी क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा लंबा वेक्टर, लंबा चौड़ा वेक्टर दिया था, हम यहाँ पे सिंपल वेक्टर दे सकते हैं। ये जो डीएल यानी करंट है वो आई कैप डायरेक्शन में है और जो पॉइंट है वो जे कैप डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, डीएल क्रॉस आर यानी आई क्रॉस जे यानी के कैप डायरेक्शन होगा। ये आंसर हो गया भाई, यही क्वेश्चन हम दे रहे थे। ऐसे ही मान लो ये जे कैप डायरेक्शन में है और ये आई कैप डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, माइनस के कैप डायरेक्शन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये जे कैप डायरेक्शन में डीएल और जो पॉइंट है वो है अलोंग के कैप, तो जे क्रॉस के क्या हो गया, जे क्रॉस के आई कैप यानी मैग्नेटिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन होगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, आपको उसको डीएल क्रॉस आर से ही करना होगा। वैसे इन दोनों क्वेश्चन को बेटा आप राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं,
आपको एक ये वाला एग्जांपल हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं। डीएल करा कि आई कैप डायरेक्शन में, तो आई कैप डायरेक्शन में हमने ड्रॉ कर लिया, ये है हमारा डीएल का डायरेक्शन। और वेक्टर आर किधर है? जे कैप डायरेक्शन में, तो ये जे कैप डायरेक्शन में वेक्टर आर है। अब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? तो ऐसे होगा, डीएल से आर की तरफ बेंड करें, यानी थंब का डायरेक्शन, तो थंब किधर जा रहा है? बाहर की ओर, यानी जेड एक्सिस की तरफ। जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या? के कैप है। तो इस तरीके से फ्रेम कर सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क कर दे रहे, इसमें दो पार्ट हम केवल करके दिखाएंगे, तो दो क्वेश्चंस इसमें करेंगे। डीएल वेक्टर इज ड्यू ईस्ट एंड आर वेक्टर इज ड्यू नॉर्थ। डीएल वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन में, आर वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में, डीबी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये हमको बताना है। तो ईस्ट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डीएल, और नॉर्थ ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। अब डीएल क्रॉस आर का देखे बेटा, तो ऐसे आ गया, तो ये डायरेक्शन अपने कॉपी के ऊपर देखोगे तो आउटवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इसका डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या हो भाई? वर्टिकली अपवर्ड्स। या फिर एक्सिस के फॉर्म में पूछा जा सकता है, डीएल वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस एंड आर वेक्टर इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होगा? तो अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाए, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये एक्स ले रहा है, ये वाई ले रहा है, तो माइनस एक्स एक्सिस इधर होगा, यानी जो आर वेक्टर है माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब डीएल वेक्टर जेड एक्सिस के लॉन्ग है बेटा, तो जेड एक्सिस किधर होगा? बाहर की ओर, तो जो बाहर की ओर वेक्टर है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डॉट, ये हो गया, ये डीएल वेक्टर है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो डीएल क्रॉस आर करना, तो देखो ये डीएल की तरफ फिंगर को कर लिया और आर की तरफ बेंड किया, तो थंब किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, यानी माइनस वाई डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस वाई डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ते बेटा, तो जो डेरिवेशंस हम लोगों के सिलेबस में है एक एक करके उनको हम करते हैं। आज हम केवल एक डेरिवेशन करेंगे बेटा, और उसी पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वो डेरिवेशन कौन सा है, आप नाम उसका लिख लीजिए, उस डेरिवेशन का हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड at the center of current carrying circular loop एक सर्कुलर लूप ले ले बेटा जो करंट कैरी कर रहा है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके लिए हमको फार्मूला डिराइव करना है। डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल है बेटा, ये ऐसे हमने सर्कुलर लूप ले लिया, रेडियस सपोज कर ले कैपिटल आर,
रेडियस क्या है भाई, कैपिटल आर। अब इसमें डायरेक्शन तो करंट का नहीं दिया तो हम कुछ भी डायरेक्शन ले लेते हैं। डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया बेटा, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। मैग्नीट्यूड करंट का आई ले लें। हमको सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेयो-सवार लॉ अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग law on current element एक करंट एलिमेंट हम यहां पे ले रहे हैं डीएल लेंथ का। ये हमने डायरेक्शन केवल दिखाया बेटा, इस डीएल का डायरेक्शन दिखाने के लिए इतना बड़ा एरो ड्रॉ किया। एक्चुअली डीएल का जो लेंथ होगा टेंड्स टू 0 होगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन, वहां पे थीटा लिखना अपॉन आर स्क्वायर, यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस तो वो रेडियस के ही बराबर होगा। जो पॉइंट ओ का डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस के ही बराबर होगा। अच्छा, ये थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो थीटा है वो डीएल और आर क्या होता है, डीएल के टेल से पॉइंट ओ के तरफ जहां पे फील्ड निकालना उसके तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये होता है। तो ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। तो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का। अब ये एलिमेंट यहां हो या यहां हो या कहीं पे भी लोगे, हमेशा डीएल और आर के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेडियस के इक्वल, यानी ये कांस्टेंट रहने वाला और ये एंगल भी कांस्टेंट रहने वाला। आपने ये फिगर ड्रॉ कर लिया, तो आगे हम बना के दिखा रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, उनको आपको एग्जाम में नहीं शो करना है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। मान लो हमारा पॉइंट डीएल एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, तो डीएल ऐसे होगा और आर कैसे होगा, इधर होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर। ये पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, मान लो इस पॉइंट पे हम डीएल लेते हैं, तो अगेन ये टेंजेंट के डायरेक्शन में और ये टुवर्ड सेंटर रेडियस के डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। यानी डीएल एलिमेंट हम कहीं पे भी लें, यहाँ पे थीटा 90 रहना है और ये जो वैल्यू है वो रेडियस के स्क्वायर के ही इक्वल होगा। तो अब पूरे एलिमेंट की वजह से, ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला बेटा, अब पूरे सर्कुलर लूप के वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको पॉइंट ओ पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग above equation for whole circle, क्योंकि हमको पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेट करते हुए यहां पे हो गया इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl
अपॉन आर स्क्वायर। अब पूरे सर्कल पे इंटीग्रेट करेंगे तो जो डीएल का लिमिट होगा बेटा वो होगा 0 टू 2 पाई आर। भाई हमको पूरा सर्कल कवर करना है तो हम यहां से चलेंगे और फिर उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पूरा डीएल कितना हो गया 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर हो गया। जब वहां पे होंगे जहां पे दिखाया है इनिशियली तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से क्या होगा नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जब पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा तब सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्कल की वजह से बी है, तो एलएचएस का इंटीग्रेशन हो गया बी इज इक्वल टू आरएचएस में कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल ले तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एल 0 टू 2 पाई आर। अब फर्दर सॉल्व करें बेटा तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो गया भाई 2 पाई आर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया बेटा, कहां पे एट द सेंटर, किसके वजह से ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये ध्यान रखना ये सर्कुलर लूप होना चाहिए और उसके सेंटर पे ही ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा। ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। एक चीज हम और लिखा देते बेटा, ये अगर सर्कल 1 टर्न है, एक टर्न का सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। लेकिन अगर इसके टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो इसी का 2 टाइम्स कर देंगे, 3 है तो 3 टाइम्स कर देंगे, 4 है तो 4 टाइम्स कर देंगे। यानी इन जनरल क्या कह सकते हैं, इफ there are capital N टर्न्स, अगर कैपिटल N टर्न्स है बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। इसमें N क्या बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर N इज क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अब एक सवाल उठता है कि क्या ये टर्न होल नंबर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है बेटा, ये टर्न फ्रैक्शन भी हो सकता है। सो n इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी सेमी सर्कल है तो n को हाफ ले लेंगे, क्वार्टर सर्कल है तो n को 1/4 ले लेंगे, या फिर ये इस तरीके से सर्कुलर आर्क है और ये यहाँ पे सेंटर है और ये अपने सेंटर पे 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। अब इस सर्कुलर आर्क के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो n को अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो ये फॉर्मूला हो गया। ध्यान रखना, एक बार फिर कह रहा हूं बेटा, ये जो n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर ही हो तभी अप्लाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हाफ, 1/3, 3/4 या 1/3 भी हो सकता है, यानी इरेशनल नंबर भी हो सकता है। यानी बस ये जो नंबर ऑफ टर्न है ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्न नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ऐसा कहा। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेटा और आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल के साथ।
तो अब इजी न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करते हैं और फिर लेवल धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कैसे किया जाए किसी सर्कल या सर्कुलर आर्क के सेंटर पे। सो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन ये है बेटा कि एक सर्कुलर आर्क है, रेडियस कैपिटल आर, जो कि सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, और इस आर्क में करंट आई फ्लो कर रहा है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हम जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन देंगे बेटा, जहां पे ओ मार्क करेंगे वहीं पे हमको फील्ड निकालना है। क्योंकि बहुत बार हम भूल भी जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, फील्ड जहां भी निकालना होगा हम उसको ओ से मार्क करेंगे, अदरवाइज हम कहेंगे कि कहां पे फील्ड निकालना है। तो इसके सेंटर पे निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब ये नंबर ऑफ टर्न लिखना है। तो 2 पाई रेडियन में कितना टर्न होता है बेटा, 1 टर्न होता है। तो 1 रेडियन में कितना टर्न होगा, ये ऐसे दिया है, इसका मतलब रेडियन ही होगा, ये ध्यान में रख के चलिएगा, अदरवाइज लिखा होगा थीटा डिग्री, हमने थीटा लिखा, वो रेडियन में है। तो 1 रेडियन में कितना होगा, 1 अपॉन 2 पाई टर्न। तो थीटा रेडियन में कितना होगा टर्न भाई, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई टर्न, यानी यही कैपिटल एन हो गया, यानी ये आंसर हो जाएगा म्यू नॉट थीटा आई अपॉन 4 पाई आर। So this is the answer. Question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 करते बेटा, इसी पे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 एक सर्कुलर आर्क है जो कि अपने सेंटर पे 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। दिस इज सेंटर हो, यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रेडियस इसका दिया हुआ है 10 मीटर, दिस इज रेडियस, और जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10 to the power 3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्स होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा, तो इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये B होगा कितना, तो पहले फार्मूला लिखे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो हमने ये बताया था आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 ये होता, या फिर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। सो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न क्या हुआ, तो 360 डिग्री के लिए 1 टर्न, 1 डिग्री के लिए 1 अपॉन 360 टर्न, तो 60 डिग्री के लिए कितना हो गया भाई, 60 अपॉन 360, यानी 1/6। तो ये 1/6 टर्न हो गया। तो n का वैल्यू यहां पे पुट कर दे, 1/6 इंटू आई है 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू कितना भाई, 10 मीटर। ओके, सो ये कितना हो गया बेटा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सो 4 पाई अपॉन 12, 4 पाई अपॉन 12 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 8, यानी 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला।
प्रॉपर यूनिट हमने रखा, तो ये इसको कर देंगे 1/3 हो जाएगा। सो इट विल बी, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे दिखा दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा इसलिए हमने क्रॉस कर दिया, और जो बी का वैल्यू होगा वो होगा π/3 इंटू 10⁻⁻5 कैपिटल टी। टेस्ला को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल टी टेस्ला यूनिट का एब्रिविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैग्नेटिक फील्ड के शुरू में हम जो दे रहे हैं क्वेश्चंस बड़े आसान होंगे बेटा, लेकिन इनका प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर टफ प्रॉब्लम में काफी मुश्किल आपको होगा। सो ये फार्मूला वैसे भी बहुत इजी है, आपको देख के लग रहा हो कि यार मैग्नेटिक फील्ड बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular coil of radius पाई मीटर, ध्यान रखना, पाई मीटर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टेन टू द पावर 4 if current is 10 to the power 3 ampere। अब करें फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, एमईजी मैग बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमको केवल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना बेटा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नहीं दिया तो हम मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन नहीं बता सकते। अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्स हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा आउटवर्ड्स हो जाएगा। सो वो डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो फार्मूला अप्लाई करते, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब वैल्यू पुट करें तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या बेटा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ, 10 टू द पावर 4, सो 10 टू द पावर 4। करेंट कितना दिया हुआ, 1000 एम्पियर, 10 टू पावर 3 अपॉन 2। रेडियस कितना दिया हो, पाई मीटर। ये पूरा सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ गया 2 टेस्ला। सो 2 टेस्ला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। जो ये 2 टेस्ला बेटा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर डे टू डे लाइफ के मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें बेटा, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेस पे राउंड अबाउट इस तरीके से हो सकता है। ये हमने एक लार्ज वैल्यू लिखा, अब 5 गॉस, यहां से याद आएगा मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता बेटा, और इसको लिख लेना 5 कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते, वैसे पूरा स्पेलिंग ये होगा 5 गॉस। ठीक है, अब 1 टेस्ला होता कितना, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस।
अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, अर्थ पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसी ऑर्डर का आएगा। वो 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, कहीं पे 0.3 हो सकता है, कहीं पे 0 भी हो सकता है, लेकिन होता है इसी ऑर्डर का गॉस में। तो ये फील्ड देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 10,000 गुना स्ट्रॉन्ग है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, there are two concentric circles of radius 4 meter and of radius 4 meter and 12 meter. Further, if angle, if they are coplanar and magnetic field at their common center is 0, then find out ratio of current in two coils. जो दो कॉइल है बेटा उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। हमने लैंग्वेज इसलिए लिखा है बेटा ताकि आप लैंग्वेज से अपने आप फिगर बनाना सीखो, क्योंकि हम फिगर बनाते समय बचता। आप जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं लैंग्वेज में आप 10-10 सेकंड करके आगे बढ़ सकते हो जब तक कि क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, लेकिन इस लैंग्वेज से आपको फिगर ड्रॉ करना, सॉल्व करना, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखना है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, लेकिन एग्जाम में करना कैसे वो हम बताते हैं बेटा। ये देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक का रेडियस कितना दिया हुआ 4 मीटर, दूसरे का रेडियस 12 मीटर। अब कह रहा कि यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। तो 0 मैग्नेटिक फील्ड तभी पॉसिबल बेटा जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। करंट क्या कर रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। तो एक में अगर हम क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं I1, तो दूसरे में करंट क्या लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये 0 होगा बेटा। सो यहां पे करंट I1, यहां पे करंट I2।
तभी ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड आउट करें तो इसको कॉइल 1 नाम दे रहे बेटा, इसको कॉइल 2, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दिया हुआ। अब फार्मूला पुट करते भाई, तो ये हो गया म्यू नॉट, कुछ नहीं दिया यानी नंबर ऑफ टर्न 1 लेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न मेंशन नहीं किया है बेटा तो नंबर ऑफ टर्न क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो म्यू नॉट N1 हो गया, I 1 करंट मान ले अपॉन 2 R कितना दिया हुआ 4 प्लस B2 ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 हो गया I2 अपॉन 2 R कितना दिया हुआ 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से फर्दर हम सॉल्व करें, म्यू नॉट कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ये दिस अपॉन दिस, तो ये -4/12 यही आ जाएगा ना भाई। I1 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस I2 अपॉन 12। I1 अपॉन I2 ठीक उल्टा हो गया ना, -12 अपॉन 4, सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू -3। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि करंट उन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज उनका केवल मैग्नीट्यूड का रेशियो देखे तो 3 आया। इस क्वेश्चन में कहीं ने मेंशन किया था कि रेशियो कैसे निकालना है, यानी I1 अपॉन I2 निकालना या I2 अपॉन I1 निकालना। ध्यान देना इस चीज को बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं इस चीज को। रेशियो हमेशा फर्स्ट अपॉन सेकेंड होता है, यानी लैंग्वेज में पहले कौन आया, ये आया, तो इसका करंट अपॉन इसका करंट होगा, क्योंकि एग्जाम में आंसर -3 और -1/3, 3 और 1/3 ये 4 ऑप्शन दिए होंगे बेटा, -3 ही करेक्ट होगा। ये ध्यान रखना, IIT में और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत दिए जाते हैं जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देंगे। आपको आता होगा लेकिन आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। हम 4 ऑप्शन बना रहे हैं, ये पहला ऑप्शन हमने दे दिया 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1/3, तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया -3, चौथा ऑप्शन दे दिया हमने -1/3। अब आप तो इस दोनों में भी कंफ्यूज होंगे, इसमें साइन में तो कंफ्यूजन होगा ही, आप ये भी आपको लगेगा कि 3 दें या 1/3 दें, क्योंकि I1 अपॉन I2 3 आएगा, I2 अपॉन I1 1/3 आएगा। तो रेशियो हमेशा क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, लैंग्वेज में जो पहले आया उसका करंट अपॉन लैंग्वेज में जो बाद में आया उसका करंट। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 करके हमने सॉल्व किया, I1 अपॉन I2 -3 आया, यानी -3 ही करेक्ट माना जाएगा, 3 को करेक्ट नहीं मानेंगे। अगर 3 और -3 दोनों दिया है तो -3 को करेक्ट माना जाएगा। सो दिस इज आंसर। या फिर और भी ऑप्शन बना सकते हैं, 3 ratio is 3 and current will be in same direction, ratio is 3 and current will be in opposite direction, तो वो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए आप। राइट डाउन, इसको हम फिगर बना देते हैं बेटा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2।
सो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बेटा, लेकिन उसके प्लेन में एंगल थीटा, जैसे इसका प्लेन ऐसे है और इसका प्लेन ऐसे है, इन दोनों के प्लेन के बीच का एंगल क्या दिया हुआ? थीटा। बात समझ रहे? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और दोनों के प्लेन के बीच का एंगल क्या दिया हुआ भाई? थीटा दिया हुआ। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा बेटा? हम दूसरे कलर से दूसरे सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। ये तो पहला वाला सर्कल होगा, ये दूसरा वाला सर्कल है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यानी दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन दोनों के प्लेन एक दूसरे पे थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। यहां पे हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखा और यहां भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अब आगे इसमें डाटा दे देते हैं। I1 is equal to I2 is equal to 10 to the power 5 ampere. R1 is equal to 5 meter and R2, या 5 मीटर नहीं लेते बेटा, ये बहुत लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा, बल्कि इसको चेंज कर लेते हैं। I1 is equal to 3 into 10 to the power 5 ampere. I2 is equal to 4 into 10 to the power 5 ampere. Then R1 is equal to R2 is equal to pi centimeter. Find magnetic field at O if first question theta is equal to क्या दे दे 90 डिग्री, दूसरा दे दे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर दिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो फर्स्ट सर्कल है इसके मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शन देखें तो क्या होगा? ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है बेटा, यानी ये इस तरीके से होगा। इसको हम नाम दे दे रहे B1। और जो दूसरे कलर का हमने ड्रॉ किया उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा बेटा? तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा B2। अब B1 सर्कल 1 के प्लेन के परपेंडिकुलर और B2 सर्कल 2 के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और सर्कल 1 सर्कल 2 के प्लेन में एंगल थीटा है, तो B1 और B2 के बीच का भी एंगल क्या होगा भाई? थीटा होगा। सो दिस इज थीटा। अब B1 निकालते बेटा, तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R। चूंकि नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया इसलिए 1 मानेंगे। म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर अपॉन 2। R कितना दिया बेटा? पाई सेंटीमीटर इन 10 टू द पावर -2।
इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 2 हो गया 6 टेस्ला, वो तो पावर सब कट गया। ऐसे B2 को फाइंड आउट करें बेटा, तो फार्मूला हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 10⁵ अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टेस्ला। अब ये B1 और B2 ये है। अब B1 B2 के बीच का एंगल 90 डिग्री बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो B जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भाई फार्मूला वही है ना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेक्टर का फार्मूला लगाएंगे तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर यानी 10 टेस्ला होगा। और फर्स्ट सेकेंड पार्ट करें तो B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू cos 60 1/2 थीटा 60 कितना दिया बेटा, अच्छा 120 दिया हुआ, तो cos 120 कितना होगा हम निकाल लेते हैं, -1/2 होगा। अगर आपको नहीं आता बेटा तो हमने मैथमेटिकल टूल्स जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, शॉर्टकट मेथड हमने समझाया हुआ जो बहुत ही आसान है, वहां आप देख लीजिएगा। मैथमेटिकल टूल्स में हमने 4 चैप्टर पढ़ाए बेटा, 4 टॉपिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री जिसमें ये एंगल्स वगैरह पढ़ाया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इतनी चीजें पढ़ाई है। तो ये हो गया अंडर रूट, ये तो हो गया 100 माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया 48, तो अंडर रूट 52 यानी ये 2√13 टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। सो राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लैंग्वेज लिखेंगे तो बेटा बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो ड्रॉ करें वो इस टाइप का है। तो इस टाइप का एक सर्कुलर कॉइल है बेटा, यानी उसका रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप का एक सर्कुलर कॉइल है। अंदर वाला जो रेडियस ये दिया हुआ है R1 और बाहर वाला रेडियस
ये R2 दिया हुआ बेटा, R2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल N। ये टर्न गिनते चले जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कैपिटल N टर्न्स है। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N। ये पॉइंट O है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पे। यानी इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, हेलिकल स्ट्रक्चर। जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती देखा होगा, मॉस्किटो रिपेलेंट, तो उस टाइप का ये कॉइल है जिसका इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, और ये जो टर्न्स के बीच का स्पेसिंग है बेटा वो इक्वल है। ये ध्यान रखना, टर्न्स के बीच का स्पेसिंग क्या इक्वल है। सो क्वेश्चन ये, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज I। कैपिटल I करंट फ्लो कर रहा है, ये कैपिटल I करंट यहाँ या फिर ऐसे चला जाएगा, फिर दूसरे टर्म में देखोगे वही कैपिटल I करंट यहाँ पे आएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये यहाँ पे ऐसे आ गया। तो बात हम जो कहना चाहते हैं वो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। ये कैपिटल I करंट फ्लो कर रहा है बेटा, यहाँ पे नीचे और इधर ऊपर। यानी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। यानी पॉइंट O पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्स होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। हर टर्न अपना कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा और सारा का सारा इनवर्स होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो सर्कुलर कॉइल का, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसके सेंटर से स्मॉल r रेडियस और dr विड्थ, क्या भाई, dr विड्थ का एक रीजन कंसीडर कर रहे हैं। dr विड्थ, r रेडियस और dr विड्थ का एक रीजन कंसीडर कर रहे बेटा। ये यहां से लेके इस रीजन को कंसीडर कर रहे हैं। इसके वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इस रीजन के वजह से हम क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकाल के फिर उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट N, नंबर ऑफ टर्न। इसमें कितने बेटा, इस dr विड्थ में नंबर ऑफ टर्न कितने, इसको dN मान रहे हैं। फॉर्मूले में N है, नंबर ऑफ टर्न dN मान लिए, तो म्यू नॉट N I अपॉन 2 स्मॉलर। अब उस dN को लिखना बेटा, वो dN होगा कितना, यहां पे हम दिखा रहे हैं। देखो R2 रेडियस से लेके R1 रेडियस, ये यहां तक R2 से R1, इस सेपरेशन R2 से R1 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N टर्न्स। भाई यहां से यहां तक अगर हम जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल है, तो यूनिट में कितने टर्न होंगे, कैपिटल N अपॉन R2 माइनस R1। यूनिट लेंथ में, रेडियस के लॉन्ग अगर हम यूनिट लेंथ लें तो उसमें कितने टर्न होंगे, कैपिटल N अपॉन R2 माइनस R1। तो यहाँ dr लेंथ में कितने टर्न होंगे बेटा, ये dr लेंथ अगर हम ले लें तो उसमें कितने टर्न होंगे, ये हो जाएंगे कैपिटल N dr अपॉन R2 माइनस R1। बस इतना ही आपको समझना, उसके बाद तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पहला तो ये आपको समझना था कि कौन सा फार्मूला लगेगा,
तो ये बहुत सारे सर्कुलर कॉइल से मिलके बना हुआ, यानी सर्कुलर कॉइल का फार्मूला लगेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मान सकते हैं। अब इसमें एक एलिमेंट हमने आर रेडियस का लिया और डी आर विड्थ का, उस डी आर विड्थ में कितने टर्न होंगे ये हमको निकालना है। तो R2 माइनस R1 यहां से यहां तक में कितने टर्न है भाई, कैपिटल N वो गिवन है, तो यूनिट लेंथ रेडियस के लॉन्ग लेंगे तो कितने टर्न होंगे ये होगा। तो dr लेंथ में ये dr हमने लिया, इसमें कितने टर्न होगा ये हो गया भाई। ये यूनिटरी मेथड बेटा ये क्लास 4th 5th में पढ़ाया जाता, तो वो चीज लगा हमने। तो ये वैल्यू dr टर्न में जो वैल्यू होगा dr लेंथ में ये टर्न हो गए, यानी ये हमारा dn का वैल्यू आ गया। ये क्या हो गया भाई, dn। इस dn के वैल्यू को वहां पे हम पुट कर दें, तो इज इक्वल टू यहां पे पुट करें म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस dn के वैल्यू को आप पुट कर दे बेटा, तो n dr अपॉन क्या हो गया R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के पहले बेटा इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट टर्म से एक साथ लिख रहे हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट अपॉन 2 R2 माइनस R1 कांस्टेंट इनटू dr बाई r। जैसे जैसे dr बाहर की तरफ बढ़ेगा r बढ़ेगा, r चेंज कर रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कर दे। जब रेडियस r1 है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और रेडियस r2 तक पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड b सपोज कर ले, तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2 R2 माइनस R1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ln r, नेचुरल लॉग r। हम लॉग r बोल देते हैं, लेकिन वो क्या नेचुरल लॉग बेस ही है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ln r। लिमिट क्या होगा R1 से लेके R2 तक। इंटीग्रेशन ये नहीं समझ में आ रहा बेटा, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स प्लेलिस्ट में जाना, मैथमेटिकल टूल्स उसमें लेक्चर हमारा देखना इंटीग्रेशन का, वहां पे ये चीज दिया हुआ है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते बेटा, तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 R2 माइनस R1 लॉग यानी ln R2 माइनस ln R1, और log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m अपॉन n। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 R2 माइनस R1 ln R2 अपॉन R1। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ऑलरेडी आईआईटी में ये आया हुआ क्वेश्चन है और मेडिकल के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स तो इतना नहीं सॉल्व करते बेटा, उनको आंसर ही डायरेक्ट ये याद रहता है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हर चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उनको आंसर रटा होता है, क्योंकि सॉल्व करने में वहां टाइम लगेगा। खैर, तो आज लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते बेटा। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न with new topic. Take good care of yourself. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.